आपको शायद नहीं पता, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां से हर मिनट करोड़ों का माल गुजरता है और आम आदमी कभी वहां जा भी नहीं पाता। अब वो जगह ना ही कोई शॉपिंग मॉल है, ना ही कोई आईटी पार्क है और ना ही कोई लग्जरी होटल। फिर भी इसी जगह से तय होता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी तेज दौड़ेगी। अब इस पूरी कहानी के बीच खड़ी है एक ऐसी कंपनी जिसे लोग स्टील कंपनी समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आने वाले 10 सालों में शायद ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी इंफ्रा स्टोरीज में से एक बन जाए। तो इस कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। देखिए, जब भी जेएसडब्ल्यू ग्रुप का नाम आता है तो सबसे पहले हमें स्टील याद आता है, फिर उसके बाद में सीमेंट, पेंट्स, एनर्जी, लेकिन कोई भी पोर्ट्स के बारे में नहीं सोचता। और यही सबसे बड़ा मौका छुपा है, क्योंकि किसी भी देश की अगर इकोनॉमी को देखना है तो उसके आप फैक्ट्रीज मत देखिए, बल्कि उनके पोर्ट्स देखिए। क्योंकि फैक्ट्री में सिर्फ माल बनता है, लेकिन असली पैसा तब आता है जब वो माल पोर्ट्स के जरिए पूरे देश विदेश में बिकता है। तो सालों पहले जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने सोचा, अगर हर बार हम अपने माल की डिलीवरी के लिए दूसरों के पोर्ट्स पर डिपेंड रहेंगे तो इससे हमारा पैसा भी जाएगा और माल डिलीवर होने में डिले भी होगा। तो क्यों ना अपना ही पोर्ट स्टार्ट किया जाए। तो यहीं से शुरू हुई जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की कहानी। स्टार्टिंग में सिर्फ ये अपने माल सामान की ही देखरेख कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने थर्ड पार्टी कार्गो भी एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया और आज कोल, आयरन ओर, स्टील, कंटेनर्स, एनर्जी कार्गो सब कुछ हैंडल किया जाता है। और धीरे धीरे ये सिर्फ जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी नहीं रही, बल्कि ये इंडिपेंडेंट जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बन गई। अब अगर आने वाले 5 से 10 सालों में भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो क्या सिर्फ फैक्ट्रीज बनेगी? नहीं, पोर्ट्स भी बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक्स भी बढ़ेगी और उसके साथ में एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। और यही कारण है कि पोर्ट्स का बिजनेस चलता तो धीरे है, लेकिन अगर एक बार सेट हो जाए तो ये एक कैश इनकम मशीन बन जाता है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू लगातार आता रहता है। स्टार्टिंग में बनने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक बार अगर ये कंप्लीट हो जाए तो ये कंटिन्यू लगातार रेवेन्यू देता रहता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ बिजनेस को ऊपर से ही देखते हैं, अंदर से उनके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता। तो देखिए, पोर्ट्स मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जहाज का आना जाना और उसको मैनेज करना, बल्कि यहाँ का असली जो मतलब है वो है कार्गो वॉल्यूम, ऑपरेटिंग मार्जिन, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स, एक्सपांशन और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। यानी ऊपर से बिजनेस जितना सिंपल दिखता है उतना है नहीं। तो स्वागत है आपका 100 डेज की सीरीज में, डे 28 जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, हमने पहले ही देखा कि ये मैरीटाइम रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कार्गो हैंडलिंग, स्टोरेज सॉल्यूशंस और लॉजिस्टिक सर्विसेज जैसी चीजें हैं जो ये अपने कस्टमर्स को क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। अब इनका देखिए मेन जो काम है ये पोर्ट ऑपरेशन का है, मतलब ये पोर्ट्स क्या करती है, ऑपरेट करती है और वहां से ही इनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट करती है। तो देखिए, ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो है वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप की ही एक कंपनी है और ये सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है, ठीक है, इंडिया में। और साथ में ये कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी है इनके पास। तो ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है जो कार्गो हैंडलिंग भी कर रही है। अब इनके पास देखिए तो यहाँ पे यूएई में 41 मैट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी वाला जो इनके पास पोर्ट है, जहां से ये क्या कर रही है, चीजें मैनेज कर रही है। मतलब कंपनी की जो पहुंच है वो खाली इंडिया में नहीं है, इस इंडिया के बाहर भी है, वहां से भी कंपनी क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो कंपनी की जो ऑपरेशनल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है वो 183 मैट्रिक टन पर एनएम की है, जिसमें इनका कंसेशन भी इन्वॉल्व है। उसमें क्या है, इन्होंने 120 मैट्रिक टन जो है वो अलग पोर्ट्स जो है जिन्होंने मतलब इनके साथ साइन किया हुआ है कि भाई आपका पोर्ट्स है उसके साथ में मैनेज हम करेंगे, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, उसको भी क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। इनके 3 ऑपरेशनल पोर्ट है। देखिए, यहाँ धर्मांतर पोर्ट है जिसकी कैपेसिटी 34 मैट्रिक टन है, पीएनपी पोर्ट है 8 मैट्रिक टन और जैगर पोर्ट है 55 मैट्रिक टन। और जो इन्होंने साइन किया हुआ है कि मतलब पोर्ट आपका है उसके साथ मैनेज हम करेंगे, वहां पे देखिए मर्ड पोर्ट है 33 मैट्रिक टन, जताधर पोर्ट है 30 मैट्रिक टन, केनी पोर्ट है 30 मैट्रिक टन वाला। तो ये टोटल जो कंबाइंड होते हैं वो 183 मैट्रिक टन होता है जो इनकी कैपेसिटी फिलहाल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो कंपनी के पास इंटरनेशनल पोर्ट्स भी है और टर्मिनल्स भी है। टर्मिनल्स भी है मतलब जहां से लगेज वगैरह और सामान वगैरह बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पोर्ट से डायरेक्टली लोग प्लेन से भिजवाते हैं, तो वो भी कंपनी क्या कर रही है, मैनेज कर रही है। तो यहाँ पे देखिए 4,65,000 मीटर क्यूब का इनका जो है मैट्रिक टन की कैपेसिटी है, इनके पास इतनी जगह है। और यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी किया हुआ बल्क में कि ये फुजायरा पोर्ट जो है वहां से इन्होंने क्या कर रहा है, 17 मैट्रिक टन की उनकी कैपेसिटी, वहां से भी क्या कर रहे हैं, चीजों को ये मैनेज कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं। और ओमान में भी है जिसकी कैपेसिटी 27 मैट्रिक टन पर एनएम की है, वहां से भी क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। अब इनका जो कार्गो हैंडलिंग इंफ्रा है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे जो कार्गो कंटेनर्स होते हैं, कार्गो जो शिप्स होती है जो लेके जाती है, उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और वहीं से ये अपना रेवेन्यू जो है मेन ये क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने अपने ग्रुप के लिए किया था, जेएसडब्ल्यू ग्रुप के लिए, उसके ही सामान ये ले जाते थे, अनलोड लोड करते थे। लेकिन इन्होंने थर्ड पार्टी भी एक्विजिशन चालू
किया और वहां पे थर्ड पार्टी के लिए भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चालू की। इनका लेकिन अभी भी जो मेजर सोर्स है वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप से जाता है। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, बहुत सारे कार्गो को मैनेज कर रही है, जिसमें ड्राई बल्क, ब्रेक, लिक्विड बल्क, गैसेस और कंटेनर्स, ऐसे कई सारे मतलब इनके कंटेनर्स है जो क्या करती है कंपनी उसकी मतलब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको ले जाने लाने का काम करती है। इसमें बहुत सारे यहाँ पे हम लोग देखें तो जिप्सम है, बैराइट्स है, लेटराइट्स है, एडिबल ऑयल है, एलएनजी है, पीएनजी है, ऐसे कई सारे मतलब जो यूजफुल चीजें हैं, जो मतलब मेटल्स वगैरह है, गैसेस वगैरह है, इसको भी क्या कर रही है कंटेनर्स के थ्रू दूसरे देश से अपने देश में या अपने देश से दूसरे देश में भेजना हो, या फिर कहीं भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मतलब जिसको भी भेजना हो किसी कंपनी को, तो ये इनके थ्रू भेजती है और उसकी सर्विसेज क्या कर रही है कंपनी प्रोवाइड कर रही है। अब इनका हम लोग इनके पास इक्विपमेंट देखें तो इनके पास 3221 डोमेस्टिक स्टैंडर्ड कंटेनर्स हैं, जिसको डोमेस्टिक मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी के कंटेनर्स है, अच्छे कंटेनर्स है, जिससे कंपनी लोडिंग अनलोडिंग करके एक देश से दूसरे देश में माल पहुंचाने का काम कर रही है थ्रू पोर्ट। और इनके पास 602 ट्रेलर्स हैं, ठीक है, जो अच्छी तरीके से जल्दी डिलीवरी करवा दे, मतलब कंटेनर्स को ले जाने के लिए ट्रेलर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी हाईवे पे जब भी आप निकलते होगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी ट्रक होती है, उसके ऊपर कंटेनर रखे होते हैं, तो उनको ट्रेलर्स कहते हैं। जो क्या करती है कंपनी कि भाई देखो पोर्ट्स पे आ गया माल, उसके बाद में उसको पहले शहर के अंदर कहीं ना कहीं तो पहुंचाना होगा, वेयर हाउस में पहुंचाना होगा, तो वो जो ट्रेलर्स हैं उसका काम करते हैं, वो वहां से लेकर के मतलब जो भी लोकेशन होता है वहां पे क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो इनके पास 602 ट्रेलर्स हैं और 42 रेलवे रेक्स भी है, जो मतलब आपने देखा होगा कि रेलवेज भी जो माल गाड़ियां जाती है उसमें भी कंटेनर्स रखे होते हैं, जो उसको भी क्या करती है कंपनी, उसमें भी माल लेकर के मतलब इजीली थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, उसके लिए भी रेलवे ट्रैक्स भी यूज कर रही है। रेलवे ट्रैक्स में इनके पास भी 42 रेलवे रैक्स हैं, जिसमें 6 जो रैक्स है उन्होंने लीज पे लिया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट से, और इनके पास 6 आरटीजी क्रेन्स भी है। क्रेन्स का काम क्या होता है कि भाई वो कंटेनर को उठा करके शिप से जो ट्रेलर्स होते हैं उस पे रखना और ट्रेलर से उठा करके वहां पे रखना। तो इनके पास 6 क्रेन्स भी है, मतलब इनके पास जो इक्विपमेंट है वो काफी बढ़िया है, वहां से कंपनी कर रही है काम कर रही है, और इनका खुद का इक्विपमेंट है, तो लीज वगैरह पे नहीं लिया हुआ है, खाली 6 जो रेलवे रैक्स है वो लीज पे लिया हुआ है। तो ये अच्छी चीज है कंपनी के लिए, क्योंकि वहां पे कंपनी को एक्स्ट्रा कोई चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। अब इनका हम लोग रेवेन्यू देखें तो ये कार्गो हैंडलिंग सर्विसेज, स्टोरेज और ऐसी कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप को, और उसके साथ में थर्ड पार्टी कस्टमर्स को भी। और दूसरा क्या करती है, वेसलेटर चार्जेस जो ये क्या करती है प्रोवाइड करती है, जिसमें पोर्ट ड्यूज वगैरह हो गया, शिपिंग एजेंट्स वगैरह हो गए, ऐसे भी यहाँ से भी क्या कर रही है अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, वहां से भी इनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अब इनका हम लोग देखें कार्गो हैंडलिंग से, तो थर्ड पार्टी से ये 46% और जेएसडब्ल्यू ग्रुप से 54% रेवेन्यू जनरेट करती है। मतलब मैंने बताया कि भाई कंपनी जो है वो पहले अपने ग्रुप के लिए ही स्टार्ट होती है, लेकिन जब देखा भाई इनके पास कैपेसिटी है, काम कर सकते हैं, तो इन्होंने और भी पोर्ट्स एक्वायर किए और दूसरे जो थर्ड पार्टी कंपनीज थी उनके भी जो माल थे उसको लेना चालू किया, वहां से भी अपना रेवेन्यू जनरेट करना चालू कर दिया। अब इनका देखें तो एक्सपोर्ट के थ्रू 44% और इंपोर्ट के थ्रू 56% का रेवेन्यू क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। अब यहाँ हम लोग देखें तो कंपनी के पास जो लैंड बैंक होती है, मतलब जैसे पोर्ट के जो कोई भी समुद्र होता है, समुद्र के बगल में जो जगह होती है वो लैंड बैंक कहलाती है, या नदी वगैरह हो गई, मतलब समझो वहां पे पानी, वहां पे मतलब पोर्ट्स बनाने की जगह है। जैसे अपने सूरत में हाजीरा में एक पोर्ट हो गया, तो वहां पे नदी भी है और समुद्र भी है, तो वो लैंड बैंक की जगह हो गई। तो इनके पास 283 एकर्स की जगह है, 283 एकड़ कंपनी खुद क्या करती है, ओन करती है, जिसमें से 183 एकड़ क्या है इनका डेवलप्ड है, और जो 100 एकड़ है वो क्या है, अनडेवलप्ड है। मतलब कंपनी उसको भी फ्यूचर में डेवलप करके वहां पे भी पोर्ट्स वगैरह बना सकती है, वहां पे मतलब अपना कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज हो गई, सर्विसेज हो गई, इस टाइप का प्रोवाइड कर सकती है। मतलब कंपनी के पास जगह अच्छी खासी है। इसमें देखिए यहाँ पे तो कंपनी क्या कर रही है, इन्हीं लैंड के थ्रू क्या कर रही है, अपना जो काम है वो कर रही है। अब इसका हम लोग एक्सपांशन देखें तो कंपनी क्या कर रही है, एक्सपांशन करने का भी प्लान कर रही है 2027 तक में, जिसकी यहाँ पे देखिए जयगर फोर्ट में 2 मैट्रिक टन एलपीजी की जो कैपेसिटी थी उसको वो 900 करोड़ का कैपेक्स करके बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके हमें धर्मतर पोर्ट पे जो 31 मेगा टन की जो कैपेसिटी थी उसको 36 मैट्रिक टन पे लेके जाना चाहते हैं, और यहाँ पे जयगढ़ में जो 15 मैट्रिक टन की कैपेसिटी थी उसको भी वो ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, जिसके लिए वो 2359 करोड़ रुपए का एक्सपांशन प्लान किया हुआ है। वो लगभग मार्च 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी इनकी एक्सपेक्टेशन। और कंप्लीट होता है तो कंपनी की जो कैपेसिटी वो भी इंक्रीज होगी, और कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो भाई इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कंपनी के शेयर में उसका हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखें तो ग्रीनफील्ड पोर्ट जो है वो जताधर पोर्ट है, वहां पे 30 मैट्रिक टन से उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं, जिसके लिए 3050 करोड़ का ये कंस्ट्रक्शन टारगेट किए हैं, और जो लगभग मार्च 2027 में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंपनी क्या कर रही है, कंटिन्यू अपने एक्सपांशन में ध्यान दे रही है। और दूसरा केनी पोर्ट जो वहां पे 30 मैट्रिक टन पर एनएम की कैपेसिटी, जो ये देखिए ये मेन चीज क्या है, ये ऑल वेदर डीप वाटर ग्रीनफील्ड मल्टी कार्गो पोर्ट है। तो ये क्या है, मल्टी मतलब ऑपरेशनल के लिए यूज भी करेंगे, और साथ में क्या है यहाँ पे डीप वाटर है। अब देखो समुद्र में जब भी कोई शिप्स, बड़ी शिप आती है तो उसको ऐसे पोर्ट चाहिए जो डीप वाटर में, क्योंकि अगर पानी छिछला होगा, कम पानी होगा, तो वहां पे बड़ी शिप्स नहीं आ पाएंगे, और अगर बड़ी शिप्स नहीं आ पाएंगे तो रेवेन्यू अच्छा खासा नहीं मिलेगा। इसलिए ये पोर्ट इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और इसलिए इसको ये बहुत तेजी से, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप करना चाह रहे हैं, और इसके लिए पैसा भी खर्चा कर रहे हैं। कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, 4100
19 करोड़ रुपए का। और यहाँ पे देखें तो ये लगभग FY29 तक कंप्लीट होगा, मतलब अभी से 2 साल बाद ये कंप्लीट होगा, 2 क्या 2.5 साल 3 साल बाद कंप्लीट होगा, लेकिन ये कंप्लीट होता है और यहाँ से ये काम करते हैं। तो बड़ी-बड़ी शिप्स आके इनके पास रुकेंगी, वहां से इनकी सर्विसेज फीस, पार्किंग फीस और एजेंट फीस, ऐसी बहुत सारी फीस होती है जहां से कंपनी क्या कर रही है, अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, कमा सकती है। अब यहाँ पे इनके देखें आईपीओ देखें तो कंपनी ने 2800 करोड़ रेज किया था FY23 में, और 3 अक्टूबर को इनके जो शेयर है वो लिस्ट हुए थे। तो अभी कंपनी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए, 3 साल ही हुए, लेकिन कंपनी फिलहाल अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अब इसके हम लोग फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, थोड़ा समय हम और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 69,279 करोड़ का है। इसका देखिए हाई तो 349 और लो देखें तो 233 का है। बुक वैल्यू 51.8 की है, मतलब बुक वैल्यू से लगभग 6 गुना पे जो इनका शेयर का प्राइस है वो ट्रेड करा है। स्टॉक का पी देखो 43.6 का है, जबकि इंडस्ट्री का पी 23.4 का है, मतलब लगभग ऑलमोस्ट 2 गुना पे ये कंपनी ट्रेड करी। तो वैल्यूएशन थोड़ी सी हाई है, लेकिन कंपनी फिर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। आरओसी देखिए 13.7 का है, आरओई देखिए 15.4 का है, डेट इक्विटी 0.63% है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। जो टोटल डेट देखे तो 6,899 करोड़ का है, डेट थोड़ा सा ज्यादा है कंपनी के रिस्पेक्टिवली, लेकिन ठीक है। कंपनी देखो ओपीएम मार्जिन तो बहुत अच्छा है, 48.6% का, मतलब 100 रुपए के रेवेन्यू में 48.6 रुपीज ये प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। प्रॉफिट को देखे तो 10.3% से, सेल्स ग्रोथ देखे तो 19.8% से इनका जो है वो ग्रो हो रहा है। और लास्ट ईयर इन्होंने 1588 करोड़ रुपीस के जो प्रॉफिट क्या किए थे, जनरेट किए थे। तो कंपनी के लिए ये सारी चीजें अच्छी है, पॉजिटिव चीजें हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो देखिए हमें समझ में आएगा कौन कौन इन्वेस्टेड है और कौन कौन कंपनी से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ प्रमोटर देखे तो 85.61% की होल्डिंग बना के रखे थे, लेकिन इन्होंने FY25 में अपनी होल्डिंग थोड़ी सी डिक्रीज की है, 2% से लगभग डिक्रीज की है, 85.61 से 83.61% पे आ चुके हैं। एफआई देखे तो यहाँ पे एफआई पहले ज्यादा इन्वेस्टेड से, इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 7.13 से 6.92% के लिए मतलब थोड़ी सी अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, बल्कि डीआईज ने अपनी होल्डिंग जो है थोड़ी सी इंक्रीज कर 2.17 2.43% पे आ चुके हैं। और पब्लिक देखें 6.33% से वो स्टेबल है, और बाकी अदर जो म्यूचुअल फंड्स हाउसेज वगैरह हो गए, प्राइवेट एंटिटी हो गई, वो भी इसमें इन्वेस्टेड है 0.75% है, वो उन्होंने भी 0.04% अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है। अब सोचिए अगर अगले 15 साल में भारत का एक्सपोर्ट 2 गुना हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किस कंपनीज को होगा? फैक्ट्रीज को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, या उन कंपनीज को जो इन माल को भारत से बाकी अलग देशों में एक्सपोर्ट कर रही है? तो फायदा तो उन कंपनीज को होगा ही जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन बिना कुछ किए फायदा इन कंपनीज को भी होगा जो पोर्ट के जरिए हमारे देश का सामान बाकी देशों में एक्सपोर्ट करेंगी। और यहीं से एंट्री होती है JSW इंफ्रा की, और कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब मेरी राय इस कंपनी के बारे में यह है कि ये उन रेयर कंपनीज में से एक है जो भारत की ट्रेंड पर नहीं बल्कि भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे बैठी हुई है। मुझे पर्सनली इसकी सबसे बड़ी ताकत लगती है इसका रिकरिंग बिजनेस। अगर पोर्ट बनते हैं तो वहां से कंसिस्टेंटली इनकम आएगी, लेकिन पूरी तरह से ये सेफ भी नहीं है, रिस्क इसमें भी इन्वॉल्व है। देखिए जो पोर्ट बिजनेस होता है वो बहुत ज्यादा कैपिटल मांगता है, एक्सपांशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और गवर्नमेंट जो अप्रूवल होते हैं उसमें भी काफी ज्यादा समय लगता है। और अगर भारत की इकोनॉमी स्लो हुई तो इसकी ग्रोथ में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब एक और बात, ये कोई ऐसा स्टॉक नहीं जो हर महीने दोगुना हो जाए, लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन करता है तो ये कंपाउंडर बनने की क्षमता तो जरूर रखता है। अब अगर मेरे पोर्टफोलियो मुझे इंफ्रा थीम रखनी है तो JSW को मैं उन कंपनीज में शामिल करूंगा जिसे लॉन्ग टर्म वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली किसी कंपनी को बाय करना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वैल्यूएशन। अगर सही वैल्यूएशन में अच्छी कंपनी को बाय किया जाए तो वो बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, लेकिन एक अच्छी कंपनी को अगर हाई वैल्यूएशन में बाय किया जाए तो वही कंपनी आपको बहुत ही गंदा रिटर्न बना के भी दे सकती है। अब आपसे एक सवाल है कि आने वाले 10 सालों में आपको क्या लगता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी तेजी से बढ़ेगी और उसका सबसे ज्यादा फायदा किन कंपनीज को होगा? पोर्ट बिजनेस को, स्टील बिजनेस को, या किसी और को? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। बाकी ये सीरीज आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आपके इन्वेस्टर फ्रेंड के साथ इस सीरीज को शेयर जरूर करना।